नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 6 बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। जिसमें मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अधिलघुत्री बताने वाला हूँ। तो पहला इसका प्रश्न है, आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? इसका उत्तर जानते हैं। आर्थिक सुधार एक बेहद अर्थ वाला शब्द है। प्राय इसका प्रयोग अल्पतर सरकारी नियंत्रण, अल्पतर सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की आर्थिक यहाँ पर लिखा है अधिक भागीदारी, करों की अल्पतर दर आदि के संदर्भ में किया जाता है। आर्थिक सुधार के अंतर्गत आयात प्रतिस्थापन युक्ति से हटकर निर्यात प्रेरित वृद्धि युक्ति में परिवर्तित हो गया है। समझाना चाहूँगा अपनी लैंग्वेज में। आर्थिक सुधार का तात्पर्य ये होता है जो हम भौतिक चीज़ें हैं उन चीज़ों का उपयोग कर सकें, ठीक है, जो भी हमें आवश्यकता के लिए वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक तो आर्थिक सुधार का तात्पर्य है आयत से। अगर आयत अच्छा रहेगा, आयत माना पैसा, आप जब अच्छा पैसा कमाओगे तब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। मतलब आप कम पैसे कमाओगे तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आर्थिक स्थिति सुधार आएगी। ठीक है, तो आप देखिए सरकारी भी का काम करते हैं उसमें हो सकता है, निजी कंपनियां उसमें भी हो सकता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी, अल्पतर सरकारी निषेध, मतलब इन सभी की भागीदारी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें व्यक्ति काम करता है, और जब काम करता है तो उसे पैसे मिलते हैं। अब कम मिलें ज़्यादा मिलें, जब कम मिलेंगे तो आर्थिक सुधार कम होगा, और ज़्यादा मिलेंगे तो आर्थिक सुधार अधिक होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे आर्थिक सुधार की परिभाषा के माध्यम से। अब देखिए दूसरा, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, मतलब जोड़ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, भूमंडलीकरण का उद्देश्य बताइए। तो भूमंडलीकरण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पद्धति में एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुनियोजित तरीके से स्वतंत्र व्यापार संतुलन बनाया जा सके तथा विश्व के सभी देश एक मुक्त व्यापार संगठन की प्रक्रिया में भाग ले सकें। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पार राष्ट्रीय निगम से क्या आशय है? तो इसका आशय उन कंपनियों से है जो अनेक राष्ट्रों में अपने माल का उत्पादन करती हैं तथा तैयार माल को अनेक देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए निजीकरण का अर्थ बताइए। तो निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के स्वामित्व, प्रावधान और नियंत्रण का हस्तांतरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कहलाती है निजीकरण। निजीकरण का अर्थ कहलाता है मतलब कि जो सार्वजनिक है उन सभी का उपयोग न करना। बाकी जैसे निजीकरण में आ जाता है अपना घर आ जाता है, घर व्यक्ति बनवाता है तो वह निजी के लिए संसाधन आ जाता है, जैसे परिवहन हुआ, कार, मोटरसाइकिल, तो ये निजी होती हैं उसकी। ठीक है, तो अब वह निजी चीज़ों का यूज़ करता है तो वह निजीकरण में आ जाता है। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, भूमंडलीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन किए? समाजवादी विघटन विश्व के विघटन के द्वारा भूमंडलीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वातावरण में निम्न परिवर्तन किए गए जिसके कारण से भूमंडलीकरण प्रक्रिया तेज हो गई। भूमंडलीकरण को सहारा देने वाली आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। भूमंडलीकरण के साथ राजनीति के सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र का निर्माण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय भी एक राजनीतिक वातावरण का ही परिणाम है। अतः भूमंडलीकरण में राजनीतिक वातावरण में काफ़ी परिवर्तन किए।
भूमंडलीय बेसिकली समझा जाए चीज़ों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, ठीक है। तो इसमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर इस प्रश्न में हमने जाना है कि राजनीति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं, है ना। तो जिससे कि चीज़ों का जल्दी से आदान प्रदान हो जाता है और उपलब्धता आसानी से हो जाती है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, भूमंडलीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का प्रादुर्भाव हुआ, उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो देखिए, भूमंडलीकरण के चलते वैश्विक स्तर पर एक नया श्रम विभाजन उभरा है, जिन्हें तीसरी दुनिया में अधिक से अधिक नियमित निर्माण, उत्पादन और रोजगार दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से नई कंपनी 1960 के दशक में अपने स्थापन के समय से ही बहुत तेजी से विकसित हुई। नई कंपनी, सॉरी यहाँ पर नाइक है, नाइक की जूते की कंपनी की बात हो रही है। नाइक की कंपनी जूतों का आयात करने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी के माध्यम से जूते खरीदकर खेल आयोजित में बेचे जाते थे। 1960 तक अमेरिका के केवल 2 ही कारखाने जूते बनाते थे, लेकिन आवश्यकता बढ़ने पर 1990 के दशक से भारत में भी नाइक के जूतों का उत्पादन हो रहा है। अर्थात इस संपूर्ण प्रक्रिया से जिन क्षेत्रों में श्रम विभाजन सस्ती दरों पर प्राप्त होते हैं, यह कंपनी वहीं अपना कारखाना स्थापित कर लेती है। अतः इसी को माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का जन्म हुआ। भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? भूमंडलीकरण के कारण समाज में काफ़ी परिवर्तन हुए, जो कि संचार क्रांति से प्रभावित हैं। भूमंडलीकरण का अर्थ संपूर्ण विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक विस्तार करना है। आर्थिक शक्तियों में भूमंडलीकरण समाज का एक अभिन्न अंग है। भूमंडलीकरण सूचना और संचार तथा प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा ही सबसे आगे बढ़ा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भी एक अन्य कारण है जो आर्थिक भूमंडलीकरण को आश्रय देता है, ठीक है। तो भूमंडलीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में चीज़ों का आदान प्रदान होता है। पहले क्या हुआ करता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो बाहर से आया करती थी। इंडिया में जो है कोई भी चीज़ों का उत्पाद या बनाया नहीं जाया करता था, लेकिन आज के दौर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में ही बनाई जाती हैं। जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, तो बहुत सी कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं इंडिया में। पहले चीज़ें बाहर से आया करती थी, तो इससे क्या होता था, आर्थिक में सुधार नहीं था, आर्थिक रूप से व्यक्तियों में सुधार नहीं था। लेकिन अब जो है आर्थिक रूप में सुधार हो चुका है, क्योंकि भारत में ही कंपनियां स्थापित हो गई हैं, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला है और अच्छा वेतन मिल रहा है, यानी पैसा मिल रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो गया है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है भूमंडलीकरण की। फिर देखिए अगला प्रश्न है, संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। एक प्रश्न तो ये है और दूसरा प्रश्न ये है, संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये 2 प्रश्न आते हैं, तो केवल आपको एक ही कुछ आंसर लिखना है, जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। भूमंडलीकरण के युग 1999 और 2000 में कई बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जिससे यह डर उत्पन्न हो गया। समय समय पर हम गर्मा गर्म बहस समाज के विषय में सुनते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, 1900 सदी के सुधारक एवं प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता भी संस्कृत तथा परंपरागत विचार किए जा रहे थे। इन पॉइंटों के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृति पर भूमंडली के प्रभाव की क्या प्रभाव पड़े हैं, संस्कृति की भूमंडली पर
चौथा प्रभाव पड़ा है, कुछ विचारों का मानना था कि भारत में सांस्कृतिक परंपरागत कुमंडूक यानी जीवन भर कुएं के भीतर रहने वाले उस मेंढक के समान है। मतलब एक जाति या वर्ग के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कुएं के मेंढक के समान है, जो कुएं के अंदर ही रहते हैं। सभी संस्कृतियां सजातीय हैं। संस्कृति के भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। छठवां है, यह एक ऐसी राजनीति है जो अक्सर विदेशी फार्मों के द्वारा अपने बाजार को बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यापार में लाई जाती है। सातवां है, भारत में हम देखते हैं कि सभी विदेशी टीवी चैनल जैसे स्टार, MTV, चैनल टीवी तथा कार्टून नेटवर्क भारतीय भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये चैनल तो हैं विदेश वाले, लेकिन इनमें भारतीय लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है जिससे कि भारतीय लोग भी देख सकें। आठवां है, भारतीय संस्कृति की शक्ति उसी की उदारवादी अवधारणा है। नौवां, यह भूमंडलीकरण के वैदेशिक हितों से पूरी तरह से अलग नहीं होता। 10वां, सौभाग्य से हम लोग आज भी अपनी परंपरागत खुली अभिवृद्धि अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि क्या क्या प्रभाव इसमें देखने को मिला है। संस्कृति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जैसे कि विदेशी चैनल हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिससे कि हम विदेश की संस्कृति को भी समझ सकते हैं। तो संस्कृत का भी आदान प्रदान हुआ है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस प्रकार से देशी शिल्प कला तथा ज्ञान व्यवस्था के लिए खतरा है? उदाहरण के लिए स्पष्ट कीजिए। भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों के कुछ इसी तरह के दुष्परिणाम कुछ वर्ष पहले तेलंगाना के मेडक जिले में डुबक्का गांव तथा करीमनगर जिले के सरसिला गांव में देखने में आए, जहां परंपरागत बुनकरों ने हथकरघा उद्योग बंद होने के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इन बुनकरों के पास नई तकनीक के पावर लूम लगाने के लिए पूंजी नहीं थी। दूसरी ओर हैंडलूम से बने कपड़ों की मांग में बेहद कमी आ गई। इसी प्रकार हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के परंपरागत ज्ञान यानी बौद्धिक संपदा पर भी हमला हुआ। भारत में विशेषकर औषधि और कृषि के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा पुराने नुस्खे सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, लेकिन कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा तुलसी, नीम, हल्दी, गंधर्क्ष तथा बासमती चावल जैसे लोकप्रिय भारतीय कृषि वन उत्पादों पर अपना अधिकार करना चाहती थी। इसलिए हमें अपनी बौद्धिक संपदा या परंपरागत ज्ञान को बचाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो विदेशी कंपनियां जो है अपना जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो नॉर्मली मशीनों द्वारा बनाई करती हैं, लेकिन जो भारत में चीज़ें बनाई जाती थी वो व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती थी। और पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे, औषधि वह एक जड़ी बूटियाँ होती थी जिसको हम देसी दवाइयाँ बोलते हैं, तो जड़ी बूटी होती थी, उनको पीस करके खुद से बनाया करते थे। ठीक है, तो भूमंडलीकरण के कारण इनमें कई परिवर्तन हो गए हैं, तो इन चीज़ों को हम भूलते चले आ रहे हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यह बताने की कोशिश की है कि इन चीज़ों का हमें स्मरण रखना है, इसको बचाए रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया गया। ठीक है, ये परिभाषा हमने पहले ही जान ली थी अति लघु में।
इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में व्यापार का उत्पाद मुक्त रूप से प्राप्त हुआ, जिसे वैश्वीकरण कहा गया। तो अगर प्रश्न आ जाए वैश्वीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही है, ठीक है। भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण भी बोल सकते हैं, ये लिखा है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। विदेशी कंपनियों के भारत में व्यापार करने से यहाँ पर जहाँ कंपनियों को कम पैसे में श्रमिक प्राप्त हुए, वही भारत में रोजगार के काफ़ी अवसरों का निर्माण हुआ। इसके माध्यम से भारत में एक बड़े रोजगार क्षेत्रों को रोजगार प्राप्त हुआ तथा भारतीय व्यापार पर संकट उत्पन्न होने से भारतीय व्यापारी बेरोजगार होते गए। इसका फायदा भूमंडलीकरण के किरण ने उठाया तथा उन्हें अपनी कंपनियों में काम एक बड़ा कर्मचारियों के रूप में श्रमिक वर्ग बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, तो भारत के जो व्यापारी हुआ करते थे वहाँ पर लोगों को हटा दिया गया किसी कारणवश, तो फिर इन चीज़ों का प्रयोग कर लिया भूमंडलीय अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, उन्होंने फिर अपने यहाँ काम पर रख लिया है लोगों को। तो फिर यहाँ से इस तरीके से धीरे धीरे लुप्त होता गया जो नुस्खा चलता आ रहा था भारत की संस्कृति का पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी। तो फिर लोग जो है ज़्यादातर रुचि लेने लगे कंपनियों में काम करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्क पड़ा लोगों के रोजगार पर। तो इसी के साथ ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और मतलब कि चैप्टर के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे नोट्स मिलते रहें और आप अच्छे मार्क्स से पास होते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में।